हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। चलिए हम लोग जो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की टेस्ट सीरीज़ कर रहे थे उसमें हमने 50 क्वेश्चंस देख लिया था। 50 क्वेश्चन से आगे के जो भी क्वेश्चंस हैं उन्हें आज हम देखने वाले हैं। आई होप आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो जा करके ज़रूर देखें, आपको इससे काफ़ी लाभ मिलेगा। तो चलिए फ़िलहाल के लिए हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे और इससे पहले आगे बढ़ें, अगर आप लोग पहली बार हमारे चैनल पे विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 से, क्योंकि हमने क्वेश्चन नंबर 50 तक ऑलरेडी पहले ही वाले वीडियो में कर लिया हुआ है। आज हमें 51 से ही देखना है। तो चलिए देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कांच को गहरा नीला रंग देता है। आपके पास चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कोबाल्ट ऑक्साइड, दूसरा है सेलेनियम ऑक्साइड, तीसरा है हमारा जिंक ऑक्साइड और चौथा कौन सा है, चौथा है स्ट्रोंटियम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, यानी कि कोबाल्ट ऑक्साइड। जो कोबाल्ट ऑक्साइड होता है उसके द्वारा कांच में गहरा नीला रंग आता है। तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए हम लोग देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कि 52। और ये बोल रहे हैं कि आपको कथन और कारण दिया हुआ है और उसके बाद कूट के माध्यम से फिर आपको इसका आंसर बताना है। पहला कथन क्या है, कह रहे हैं कि लाल रंग का प्रकाश कांच और अन्य माध्यमों में सबसे तेजी से यात्रा करता है। और इसका कारण बता रहे हैं कि लाल रंग की जो तरंग दैर्ध्य होती है वो सबसे कम होती है। तो आपके पास कूट कौन कौन से हैं, वही दिया हुआ है जैसे हमेशा दिया रहता है कि कथन और कारण सत्य है और जो आर है वो ए का सही स्पष्टीकरण है। दूसरे में ए और आर दोनों सत्य हैं और आर जो है वो ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तीसरा कह रहे हैं ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, जबकि चौथा कह रहे हैं कि ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। क्यों, क्योंकि ये बात एकदम सही है कि जो हमारा लाल रंग का प्रकाश है वो कांच और अन्य माध्यमों में बहुत तेज़ी से यात्रा करता है, लेकिन उसका कारण जो इन्होंने बताया है कि उसकी जो तरंग दैर्ध्य यानी कि उसकी जो वेवलेंथ होती है वो कम होती है, तो गलत बात है। इसकी जो वेवलेंथ होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। इवन जो बैगनी की वेवलेंथ होती है ना वो सबसे कम होती है। तो लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है, बैगनी रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला तो सही है, यानी कि हमारा कथन जो दिया है वो एकदम सही है, लेकिन जो इसका रीजन बताया गया है वो गलत है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मूव ऑन करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, कह रहे हैं कि कथन और कारण दिया हुआ है, फिर आपको कूट के माध्यम से सही आंसर चूज करना है। पहला जो हमारा कथन है, कह रहे हैं कि बर्फ से ढके फुटपाथ को साफ करने के लिए साधारण नमक का उपयोग किया जाता है। और कारण बता रहे हैं कि साधारण नमक पानी के हिमांक को कम करता है। और फिर आपको वही कूट दिया हुआ है, दोनों सत्य है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है या दोनों सत्य है स्पष्टीकरण नहीं है। तीसरा ए सत्य है लेकिन आर असत्य है और चौथा कि ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, यानी कि कथन और कारण दोनों सत्य हैं और जो हमारा कारण है वो कथन की व्याख्या भी कर रहा है। तो आंसर ए हो जाएगा इसका। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 54, कह रहे हैं कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी जो आईवीएफ प्रक्रिया है इसमें भ्रूण को फ्रीज करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। चार ऑप्शन है हमारे पास। पहला ऑप्शन है पोटेशियम क्लोरेट, दूसरा है हमारा लिक्विड जो नाइट्रोजन होता है वो, तीसरा है फार्मेलियन और चौथा ऑप्शन है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, यानी कि तरल नाइट्रोजन। जो हमारा लिक्विड नाइट्रोजन होता है उसमें इसे फ्रीज किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 55, और ये क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि मीथेन गैस के बारे में कथन दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। चार ऑप्शन है, तीन ही ऑप्शन है दरअसल। पहला कह रहे हैं कि जो मीथेन होती है ये जल में अविलेय होती है, और दूसरा क्या है, दूसरा कह रहे हैं कि यह हवा की तुलना में हल्की होती है। तीसरा कह रहे हैं कि ये ग्रीन हाउस गैस मतलब कि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है उसका कारण बनती है। तो तीसरा तो एकदम सही है, पहला वाला ही इससे स्किप होगा। और आप देखेंगे कि इसके तीनों की तीनों स्टेटमेंट एकदम सही है। जो मीथेन गैस है ये अविलेय भी है पानी में। अविलेय मतलब होता है कि जो पानी में मतलब कि घुले ना, और दूसरा
यह हवा की तुलना में हल्की भी होती है और ग्रीन हाउस गैस मतलब कि प्रभाव भी पैदा करती है या बनाती है, उसका कारण बनती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 सभी सही है, ऑप्शन डी। आगे देखते हैं हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 56। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है। 4 ऑप्शन है, माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका भित्ति, नाभिक या फिर नन ऑफ द एबव। तो आप देखेंगे कि जो कोशिका भित्ति होती है ना, ये पशुओं में नहीं होती है, ये कहाँ होती है? भित्ति मतलब होता है दीवाल, और जो दीवाल होगी वो जानवरों में तो होगी नहीं। ये आप देखेंगे कि दीवाल का मतलब जो आप देखेंगे खोल टाइप का होता है ना, पौधों में एग्जैक्टली वो पाया जाता है। जो पौधों की परत होती है ऊपर, उसी को कहते हैं कोशिका भित्ति। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि कोशिका भित्ति जो है वो पशुओं में नहीं मिलती है। ये कहाँ मिलती है आपको? तो ये हमें मिलती है प्लांट्स में। ठीक, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। और यहाँ आप देखिए 2 समूह दिए हुए हैं, आपको उसको मैच करना है। समूह ए में है एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और इकाइनोडर्मेटा। और दूसरे में फिर ये कौन सी श्रेणी से आते हैं? स्टारफिश, ऑक्टोपस, केचुआ और तितली। तो चलिए मैच कर लेते हैं। आप देखे होंगे कि एनेलिडा जो है इसका केचुआ जो है वो एनेलिडा संघ का जीव है। ये हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है बहुत अच्छे से, इवन ये सारी चीज़ें एनसीईआरटी में दी हुई हैं। तो अगर हम ए का 3 मैच करें तो देखिए एक ही जो ऑप्शन है उसमें ऐसा दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लेकिन आगे जो है हम उसको मैच कर लेते हैं। जैसे हमने देखा जो एनेलिडा संघ का जीव है वो कौन है? केचुआ। वैसे ही देखिए आर्थ्रोपोडा संघ का इसमें कौन सा जीव दिया हुआ है? तो तितली दिया हुआ है। तीसरा आप देखें मोलस्का संघ का कौन सा दिया है? ऑक्टोपस। और इकाइनोडर्मेटा का दिया हुआ है स्टारफिश। तो इसका डी हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। जो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, कह रहे हैं कि सबसे बाहरी कक्षा में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 4 ऑप्शन है, 6, 8, 12 एंड 16। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, यानी कि 12। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपसे कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक पर्यावरण अनुकूल ईंधन है, यानी कि सबसे कम जो मतलब पर्यावरण को प्रदूषित करेगा वही सबसे ज़्यादा पर्यावरण अनुकूल ईंधन होगा। तो देख लेते हैं कौन कौन से ऑप्शन है। कह रहे हैं ब्लू हाइड्रोजन, पिंक हाइड्रोजन, ग्रे हाइड्रोजन एंड हरित हाइड्रोजन। तो आप लोगों ने ज़रूर इसको पढ़ा होगा कि जो हमारा ग्रीन हाइड्रोजन होता है ये पर्यावरण के लिए अनुकूल है। इसके द्वारा बहुत मतलब कि जो पोल्यूशन होता है वो नहीं होता है। चलिए देखें अगला क्वेश्चन। और जो हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है वो है क्वेश्चन नंबर 16। क्या है? कह रहे हैं कि मेलाटोनिन हार्मोन जो शरीर की सर्कैडियन लय को नियंत्रित करता है वो किससे स्रावित होता है? हमारे पास 4 ऑप्शन है, पीनियल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि या फिर अधिवृक्क ग्रंथि। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि पीनियल जो ग्लैंड्स हैं उनसे मेलाटोनिन जो हार्मोन है वो स्रावित होता है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब आपसे पूछ रहे हैं कि जो हमारा बेरी होता है वो कौन से विटामिन की कमी से हो जाता है? 4 ऑप्शन है, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B5 एंड विटामिन B6। तो इसका आंसर क्या होगा? विटामिन B1। और इसका जो साइंटिफिक नेम है ये क्या है? रेटिनॉल। रेटिनॉल तो दरअसल विटामिन ए को कहते हैं। विटामिन B1 होता है इसको कहते हैं थायमीन। क्या कहते हैं? विटामिन B1 को थायमीन कहा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, विटामिन B1। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 62। कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा एक स्कीम लाई गई है प्रवीण, जिसका नाम है, आपको बताना है कि ये किससे संबंधित है। इसको वैसे देख करके ही समझ आ जाएगा कि किससे संबंधित है। पहला ऑप्शन है कौशल विकास, दूसरा है जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं वो, यानी कि स्वयं सहायता समूह, तीसरा है पावर्टी मतलब कि पावर्टी को खत्म करना यानी कि पावर्टी उन्मूलन या गरीबी उन्मूलन, लास्ट में है हमारा वृद्धावस्था पेंशन। और ये जो वृद्धावस्था पेंशन है इससे ये बिल्कुल भी संबंधित नहीं है। आप देखेंगे कि इसका जो संबंध है वो स्किल डेवलपमेंट से है। किससे है? तो इसका जो संबंध है प्रवीण स्कीम का, इसका संबंध है कौशल विकास से। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। आगे देखते हैं हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 63। और अब आ गया है जीआई टैग। हर साल पूछा जाता है, कोई भी एग्ज़ाम हो यूपी में और उसमें जीआई टैग या फिर जो हमारी ओडीओपी स्कीम है उससे ना पूछा जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हर साल ही बनता है। और विटामिन वाला भी क्वेश्चन हर साल ही लगभग बनता है। बस पता नहीं कैसे 2023 में यूपी पीसीएस में उन लोगों ने नहीं पूछा, शायद भूल हो गई होगी। चलिए फिलहाल के लिए इसको देखते हैं। कुछ जीआई टैग्स हैं और आपको बताना है कि वो हमारी यूपी के किस ज़िले से मिले हुए हैं। तो अभी हाल ही में तिरंगा बर्फ़ी को मिली है मतलब कि वाराणसी से, तो आप इसको यहाँ से
मैच कर सकते हैं, एकदम नई नई बात है तो याद भी होगा। तो आप देखें अगर आप D1 मैच कर लेते हैं तो अन्य ऑप्शन अपने आप स्किप हो जाएंगे। तो इसको आंसर तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। हमने इसको मतलब इसी तरह से सॉल्व किया था। हमको तिरंगा बर्फी का बहुत अच्छे से याद था कि वाराणसी में मतलब इसको GI टैग मिला है, तो हमने देखा एक ही से हो जा रहा है तो फिर अन्य पढ़ने की आवश्यकता नहीं, लेकिन हमें जानना चाहिए क्योंकि हमें एग्जाम देना है एग्जैक्टली। तो हम देख लेते हैं जो हमारी थारू कढ़ाई है इसको कहाँ से मिला हुआ है, तो इसको मिला है लखीमपुर खीरी से। तो जो हमारा लखीमपुर खीरी है उसको वहाँ से GI टैग मिला हुआ है थारू कढ़ाई को। थारू हमारे यहाँ जनजाति भी होती है। आप देखिए दूसरा है हमारा मतलब कि जो जारदोजी कला होती है इसको कहाँ से मिला हुआ है, तो इसको मिला हुआ है बरेली से। ठीक है, GI टैग कहाँ से मिला है, जारदोजी कला को बरेली से। आप देखें तीसरा है हैंड ब्लॉक टेक्सटाइल और इसको कहाँ से मिला हुआ है, तो ये पिलखुआ जो मतलब की है वहाँ से मिला हुआ है। तिरंगा बर्फी को हमने आपको बता ही दिया वाराणसी का है, तो आप जाने इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। और देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 64 है, कह रहे हैं कि हाल ही में एंटोनियो कोस्टा को यूरोपीय परिषद यानी कि जो हमारा यूरोपियन कहाँ गया, जो हमारा यूरोपियन परिषद है, यूरोपियन काउंसिल, इसको मतलब कि इनके अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया है, एंटोनियो कोस्टा को। और आपसे पूछ रहे हैं कि एंटोनियो कोस्टा जो है वो किस देश से संबंधित हैं। 4 ऑप्शन है, जर्मनी, पोलैंड, पुर्तगाल एंड इटली। तो आप देखिए जो एंटोनियो कोस्टा हैं ये पुर्तगाल के निवासी हैं, ये कहें कि पुर्तगाल के नागरिक हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब आप देखिए विश्व में सबसे कम प्रजनन दर किस देश में है। 4 ऑप्शन है, दक्षिण कोरिया, जापान, ताइवान, हांगकांग। तो आप लोगों ने भी देखा होगा, हमने देखा था न्यूज़ में एक खबर आ रही थी कि जो दक्षिण कोरिया के हेड ऑफ स्टेट हैं उनके द्वारा मतलब पब्लिक के सामने आंसू बहाए जा रहे थे। और उनका आंसू बहाने का रीज़न क्या था कि वहाँ पे जो बच्चे हैं यानी कि जो उनकी बर्थ रेट है वो बहुत कम हो गई है। तो इस वजह से वो अपील कर रहे थे दरअसल कि जो फीमेल्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करें ताकि उनके यहाँ जो बच्चों की कमी है, या ये कहें कि जो मेन मतलब की वर्क पावर है वो थोड़ा बढ़े। क्यों हर चीज़ मशीन से ही नहीं होगी ना, उनके यहाँ तो देखिए मशीनों ने भी अपना आत्महत्या करना स्टार्ट कर दिया है। वहीं से एक खबर आई थी कि जो रोबोट है वो खुद मतलब कि छत पर से कूद करके खुदकुशी कर लिया है। तो उस टाइप की जो प्रॉब्लम है वो ना हो, लोग इतने ज़्यादा रहें कि हाँ जो काम है वो आराम से निपट जाए। तो इस वजह से आप देखें कि ये जो न्यूज़ में चला था, इस वजह से आप इसको गेस कर सकते हैं। मैंने इसको ऐसे ही गेस किया था, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता था कि कहाँ की जो है मतलब कि जन्म दर बहुत ज़्यादा कम है। तो इस वजह से मैंने इसको मतलब ट्रिक लगाया था, दिमाग लगाया था कि हो सकता है वहीं पे कम हो। फिर बाद में ये चीज़ सही भी निकली कि जो हमारी दक्षिण कोरिया मतलब कि जो दक्षिण कोरिया देश है वहाँ की प्रजनन दर सबसे कम है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। आगे देखिए हमारा जो क्वेश्चन नंबर 66 है वो क्या कह रहा है, कह रहे हैं कि उत्तर भारत का पहला मानव DNA बैंक कहाँ स्थापित किया जा रहा है। हमारे पास 4 ऑप्शन है, गोरखपुर, दूसरा है वाराणसी, तीसरा है हमारा लखनऊ, चौथा है कानपुर। तो ये जो है अभी जो मतलब पहला मानव DNA बैंक है वो कहाँ स्थापित किया जा रहा है नॉर्थ इंडिया का, तो ये उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वाराणसी में स्थापित किया जा रहा है। आगे देखें, अब ये यूपी स्पेशल का करंट अफेयर है तो इसको तो हमें वैसे भी नहीं भूलना चाहिए। कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। अभी जो बजट आया है यूपी का उसमें ये चीज़ मेंशन की गई है कि उत्तर प्रदेश में कितने हवाई अड्डे हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4, 5, 6, 7। तो इसमें आंसर हो जाएगा अभी 5। ठीक है, एक बन रहा है, उसके बन जाने के बाद से 5 जो है संचालित हो जाएंगे, 4 तो अभी एकदम संचालित भी हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68 और ये क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक सुप्रीम कोर्ट के नए ध्वज पर मौजूद नहीं है। अभी हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है उसका जो झंडा है उसमें चेंज कर दिया गया है, चेंजिंग किए गए हैं झंडे में। और साथ में वहाँ जो सुप्रीम कोर्ट में मूर्ति थी ना, वाइट कलर की एक मूर्ति थी, उसमें भी चेंजेस आए हैं। वहाँ पे उनकी मूर्ति में आप देखेंगे कि हाथ में तलवार थी, तो उस तलवार को हटा करके क्या कर दिया गया है, तलवार से मतलब हटा करके वहाँ भारत का संविधान रख दिया गया है। और दूसरा उसमें जो आँख थी ना, आँख में पट्टी बंधी हुई थी, तो अब आँख की पट्टी भी हटा दी गई है। तो इसी के साथ आप देखेंगे पहले हालांकि सुप्रीम कोर्ट का जो मतलब ध्वज था उसमें परिवर्तन किया गया था, और ये जो मूर्ति है इसमें तभी 2-4 दिन पहले की बात है जो परिवर्तन आया है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं जो क्वेश्चन है उसको।
तो कह रहे हैं कि कौन है जो सुप्रीम कोर्ट के जो मतलब कि ध्वज है उसमें सम्मिलित नहीं है। आपके पास 4 ऑप्शन है, अशोक स्तंभ, अशोक चक्र, सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग और भारत का संविधान। तो देखिए भारत का संविधान तो होगा ही, तो भारत का संविधान भी है, सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग भी है। आप देखिए कि इसमें अशोक चक्र है, हाँ अशोक चक्र भी है, लेकिन जो अशोक स्तंभ है वो मौजूद नहीं है। ठीक है, तो अशोक चक्र हमारे सुप्रीम कोर्ट के ध्वज में है और उसका ना कलर भी चेंज कर दिया गया है, उसका जो कलर है वो नीला कर दिया गया है, तो इसको भी याद रखिएगा। और इसमें अशोक चक्र बना हुआ है, सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग भी बनी है और भारत का संविधान भी है, तो इसको आप याद रखिएगा। इसमें अशोक स्तंभ शामिल बिल्कुल भी नहीं है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69 क्या कह रहे हैं। देखिए अब जैसे जो क्वेश्चन नंबर 69 है उसमें देखिए मैगलन और मंगल दोनों मैच कर रहे हैं, पर ये जो मैगलन मिशन है ना ये दरअसल मंगल का मिशन नहीं है, तो इसको कंफ्यूज नहीं करना है। करें निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि मैगलन मिशन मंगल ग्रह की खोज करने के लिए शुरू किया गया था, और दूसरा मैगलन मिशन नासा के द्वारा लॉन्च किया गया था, और आपको बताना है कि कौन सा सही है। पहला है कि केवल एक सही है, दूसरा है कि हमारा मतलब कि दोनों पहला है कि केवल एक सही है, दूसरा है कि 2 सही है, तीसरा आप देखें कि दोनों सही है, और चौथा है हमारा नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। पहला वाला मैंने आपको बता ही दिया कि जो मैगलन मिशन है ये मतलब कि मंगल ग्रह से संबंधित नहीं है, तो फिर आपको जानना चाहिए अगर मंगल से संबंधित नहीं है तो किससे है, शुक्र मिशन है ये, यानी कि जो हमारा शुक्र ग्रह है उससे संबंधित ये मिशन है मैगलन। तो ये बात गलत हो गई पहला वाला, तो इसको आप काट दें यहाँ से। और दूसरा देखिए कि ये नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो एकदम बात सही है, ये नासा के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि केवल दूसरा जो स्टेटमेंट है वो एकदम सही है। चलिए देखते हैं हम, और हाँ एक बार और जान लीजिए कि हमारे इसरो के द्वारा भी एक मिशन चलाया जा रहा है वहाँ के लिए, मतलब शुक्र ग्रह के लिए, और उसका नाम क्या है, उसका नाम है शुक्रयान। हालांकि इसको नाम देख करके ही पता चल जाएगा, लेकिन ये जाने रहिए कि किन के द्वारा चलाया गया है, तो इसरो के द्वारा। और यूरोप के द्वारा भी चलाया जा रहा है एक मिशन है एनविजन 2032, तो ये सब भी याद रखिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70, और हमारा जो क्वेश्चन नंबर 70 है कह रहे हैं कि 2001 से लेकर के 2023 के मध्य भारत देश ने कितने हेक्टेयर वृक्षों का आवरण खो दिया है। 4 ऑप्शन है, 1.6 मिलियन, दूसरा है हमारा 2.1 मिलियन, तीसरा है 2.3 मिलियन, और चौथा है हमारा 3.1 मिलियन। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 2.3 मिलियन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71 कह रहे हैं कि भारत दुनिया में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक है। कौन सा देश चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। तो भारत का तो पहले ही बता दिए हैं कि हमारा जो इंडिया है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा चीनी को उत्पादन करता है। आपको बताना है कि सेकेंड पोजीशन पे कौन है। 4 ऑप्शन है, यूएस, चाइना, रूस एंड ब्राज़ील। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी, यानी कि ब्राज़ील। ब्राज़ील जो है वो दूसरे नंबर पे है चीनी के उत्पादन में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72, और ये क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि जो हमारा भारतीय मानक मध्याह्न रेखा है, यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड जो टाइम है उसके बारे में कह रहे हैं, मेरिडियन ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। कह रहे हैं कि ये जो है देशांतर और कर्क रेखा दोनों निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर के गुजरती हैं। कुल मिला के पूछ रहे हैं कि जो हमारा मेडिटेरेनियन लाइन है भारत का वो और कर्क रेखा कौन कौन से मतलब राज्य हैं जहाँ से होकर के गुजरती हैं, यानी कि दोनों का गुजरना जरूरी है, केवल एक का नहीं। तो चलिए देख लेते हैं। कह रहा है उत्तर प्रदेश। तो आप देखिए कर्क रेखा जो है वो उत्तर प्रदेश से गुजरती है, नहीं गुजरती ना, तो कर्क रेखा तो यूपी में आएगा नहीं, तो पहला वाला तो वैसे ही निकाल दीजिए, तो ये कट गया, ये कट गया। और दूसरा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश से आप देखिए कि जो वो कर्क रेखा है वो तो गुजरती है, लेकिन क्या आपको लगता है कि मध्य प्रदेश से हमारी वो रेखा गुजरती होगी। तो हाँ गुजरती है। और वैसे भी अगर आप पहला वाला ऑप्शन हटा देंगे तो आप देखिए ऐसा कोई ऑप्शन बन ही नहीं रहा जहाँ पे आपको 2 को स्किप करना हो, तो इसको छोड़ के दूसरा और तीसरा तो होगा ही अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। चौथा देख लेते हैं, चौथे में है उड़ीसा। तो आप बताइए क्या उड़ीसा से कर्क रेखा गुजरती है। तो हाँ उड़ीसा से तो कर्क रेखा हमारी जो है वो उड़ीसा से गुजरती है। मुझे तो नहीं लग रहा कि उड़ीसा से गुजरती होगी, तो उड़ीसा से कर्क रेखा नहीं गुजरती दरअसल। और तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चौथा भी नहीं होगा। तो आप देखिए इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3,
यानी कि हमें देखना था कि कर्क रेखा और जो हमारा IMD है, या IND क्यों कहेंगे इसको, मेरिडियन ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है, मध्याह्न रेखा, दोनों ही क्रॉस करें। तो उड़ीसा से कर्क रेखा हमारी नहीं गुजरती है। उसके लिए कर्क रेखा के लिए तो एक बहुत ही छोटे से ट्रिक लोगों ने बहुत बचपन से याद करके रखी है, मित्र पर गमछा झाड़ करके, तो आप भी उसको ज़रूर ही याद रखे होंगे, तो इस वजह से मैंने भी इसको भी देखा। तो चलिए इसका आंसर तो हो गया ऑप्शन सी। आगे देखते हैं हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 73, और हमारा जो क्वेश्चन नंबर 73 है वो क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। अभी हमें रॉन्ग स्टेटमेंट चूज करना है। कह रहे हैं कि अनाईमुडी जो है वो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, तो बात तो सही है, अनाईमुडी ही तो है। दूसरा कह रहे हैं कि अनाईमुडी पश्चिमी घाट श्रेणी का हिस्सा है, मुझे तो लग रहा है कि ऐसा ही है। तीसरा कह रहे हैं पश्चिम घाट का उत्तरी क्षेत्र दक्षिण क्षेत्र की तुलना में ऊंचा है, तो ये वाला स्टेटमेंट थोड़ा रॉन्ग है। लास्ट कह रहे हैं कि अनाईमुडी जो चोटी है वो केरल में है, तो ये भी सही है, सारे सही हैं, बस सी वाला गलत है। क्यों? क्योंकि जो पश्चिमी घाट है हमारा, ये जो हमारा पश्चिमी घाट है, इसके बारे में कह रहे हैं कि इसका जो नदन क्षेत्र है वो दक्षिणी क्षेत्र की अपेक्षा ऊंचा है, जबकि ऐसा नहीं। आप देखिए सदर्न क्षेत्र केरला में आता है और वहाँ पे सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी, तो इस वजह से ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 74 क्या करें, कह रहे हैं कि नोकरेक जो पहाड़ियां हैं ये सबसे ऊंची चोटी है, किसकी है? तो नोकरेक किसकी है भैया? मेघालय में है ना। तो आपको ये सारे जो चोटी दिए हुए हैं, खारो, खासी, जयंतिया, ये सब उधर ही के हैं। आपको बताना है कि जो नोकरेक है वो खासी, जयंतिया, सारामती और गारो में किसकी हाईएस्ट पीक है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि गारो की सबसे ऊंची चोटी है नोकरेक, ठीक। चलिए आगे देखते हैं 75, क्वेश्चन नंबर 75 क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि सागौन निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों की प्रमुख प्रजाति है। 4 ऑप्शन है, उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती, शीतोष्ण कटिबंधीय वन, और तीसरा है उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन, चौथा देखिए उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन ए, उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वनों की जो है ये एग्जाम्पल है सागौन। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 76, और ये क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि कौन से ब्लॉक अवरोधी पर्वतों के या पहाड़ों के एग्जाम्पल्स हैं। आपके पास 4 ऑप्शन है, वॉशगेश, पेनिन्स और स्तानोवाई, ब्लैक फॉरेस्ट। आपको बताना है कौन सा उत्तर सही है। सही उत्तर का चयन करना है, केवल 1, 2, दूसरे में है 2, 3, तीसरे में है 3, 4 और चौथा है हमारा 1 और 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, यानी कि 1 और 4 सही, यानी कि वॉशगेश और ब्लैक फॉरेस्ट ये दोनों ही मतलब कि अवरोधी पहाड़, या इसको ब्लॉक, दरअसल ये ब्लॉक जो लिखा है ना ब्लॉक माउंटेन्स, तो ब्लॉक माउंटेन्स के ये एग्जाम्पल्स हैं। कौन कौन से? वॉशगेश और ब्लैक फॉरेस्ट। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77, और ये क्या कह रहे हैं, बताना है आपको कौन सी पूर्ववर्ती नदियां हैं। आपके पास 4 ऑप्शन है, अरुण, सतलुज, काली एंड सिंधु, और सही उत्तर का चयन करना है। क्या है? केवल मतलब कि पहला ऑप्शन है केवल 1, 2 सही है। दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन में है हमारा 1, 2, 4 सही है। हमारा तीसरा ऑप्शन क्या है? 2 और 4, और लास्ट ऑप्शन आप देखें 1, 2, 3, 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, यानी कि सारे के सारे स्टेटमेंट सही हैं। ये जो पूर्ववर्ती नदियां हैं, यानी एंटीसीडेंट रिवर में आपको अरुण भी मिलेगी, सतलुज, काली, सिंधु, ये सारी नदियां इसमें आ जाएंगी। चलिए देखें अगला क्वेश्चन। जो हमारा अगला क्वेश्चन है ये पहाड़ियों से संबंधित है, और 2 जो है दी हुई हैं लिस्ट, आपको मैच करना है इसे। चलिए देख लेते हैं। बाबा बुदन हिल्स, पालकोंडा, जावदी, महेंद्रगिरी, और दूसरे साइड स्टेट दिया हुआ है तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र एंड उड़ीसा। तो महेंद्रगिरी कहाँ की है आप बताएं? महेंद्रगिरी तो मुझे लगता है उड़ीसा की है। अगर आप देखें तो डी का अगर 4 आप लगा देंगे तो 2 ऑप्शन वैसे ही स्किप हो जाएगा। बाबा बुदन मुझे बहुत अच्छे से पता है कर्नाटक में ही है, तो ए का तो 2 हो जाएगा। देखिए आ गया इत्मीनान से। अगर आपको 2 ऑप्शन पता थे तो इत्मीनान से इसका आंसर आ सकता था। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ठीक है। और जावदी कहाँ की है? तो आप देखिए तीसरे का हो जाएगा ए, यानी कि तमिलनाडु। पालकोंडा कहाँ है? आंध्र प्रदेश। तो कोंडा कहीं भी लगा हो, चाहे वो मतलब कि नेशनल पार्क पूछे या फिर पहाड़ी पूछे, कहीं भी अगर कोंडा लगा है तो समझ लीजिए कि वो आंध्र या तेलंगाना के आसपास का ही होगा। ज़्यादा संभावना है कि आंध्र का हो। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79, क्या कह रहे हैं, कौन सा अवसादी चट्टान नहीं है, यानी कि आपको बताना है कौन सा सेडिमेंट्री रॉक्स नहीं है। तो
पहला ऑप्शन है जिप्सम, दूसरा संगमरमर, तीसरा सेंधा नमक, चौथा है चूना पत्थर। अब देखिए जो संगमरमर है ना, ये जो है मतलब कायांतरित या रूपांतरित चट्टान है। कौन सी चट्टान है? कायांतरित या रूपांतरित चट्टान है। जो हमारी एनसीईआरटी क्लास 7 की ज्योग्राफी है ना, उसमें ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेडिमेंट्री रॉक्स का उदाहरण जो है वो संगमरमर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो है मेटामॉर्फिक की मतलब मेटामॉर्फिक का एग्जाम्पल है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। और ये मतलब कि चट्टानें कौन सी हैं, क्या हैं, तो इसको मैंने ना अपने इसी चैनल पे जो हमारी एनसीईआरटी ज्योग्राफी है उसको कवर कराई हुई है। 6th क्लास की कवर करा दिए हैं, 7th क्लास की कवर करा रहे हैं, 1-2 चैप्टर बचा हुआ है। अभी कुछ दिन तक उसको बंद रखेंगे क्योंकि अभी हम खुद ही बहुत बिजी हो गए हैं। इसी वजह से अपने इस चैनल पे क्लासेस हम थोड़ा कम कर दिए हैं। इवन कई दिनों के बाद अब अचानक से मन हुआ है तो करवा रहे हैं, वरना जो है बंद ही कर दिए थे एकदम से। चलिए फिलहाल के लिए देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। और हमारा जो क्वेश्चन नंबर 80 है वो क्या है? कह रहे हैं कि इन घटनाओं को आपको कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना है। तो ये दरअसल पूछ रहे हैं आपसे कि कौन है जिसका निर्माण सबसे पहले हुआ, फिर उसके बाद कौन, फिर उसके बाद कौन बना। ठीक है, कह रहे हैं ग्रहों का निर्माण, चंद्रमा, तारों, महासागर। और आपको सही उत्तर बताना है 3 1 2 4 या फिर 1 2 3 4 या 2 1 3 4 या फिर 3 4 1 2। तो मैंने इसको जब किया था तो मुझे एकदम से लगा कि सबसे पहले अगर किसी चीज़ का निर्माण हुआ होगा तो सूर्य का निर्माण हुआ होगा। और सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। तो मैंने ऐसा सोचा कि सबसे पहले इसमें मतलब कि तारे का ही निर्माण हुआ होगा। और इसी तरह से आप भी चाहें तो कर सकते हैं। तो इसको अगर आप करेंगे कि सबसे पहले तारों का निर्माण हुआ है तो तीसरा वाला पहले पे आ जाएगा। और उस हिसाब से आप देखिए कि 2 जो मतलब कि ऑप्शंस हैं वो ऑलरेडी स्किप हो गए हैं। अब तारों के बाद फिर किसका निर्माण होगा? तारों के बाद जाहिर सी बात है कि जो चंद्रमा है वो क्या है, वो मतलब उसका निर्माण हुआ। और उसके बाद फिर किसका निर्माण हुआ? उसके बाद निर्माण हुआ ग्रहों का, और ग्रहों के बाद फिर किसका निर्माण हुआ है? महासागरों का। तो सबसे लास्ट में इस ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे जितने लोगों को दिया है उसमें आप देखेंगे कि सबसे लास्ट में महासागरों का निर्माण हुआ है, सबसे पहले तारों का निर्माण हुआ है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यानी कि 3 1 2 4। ठीक है, 3 1 2 4 यानी कि तारों का निर्माण, फिर ग्रहों का निर्माण, फिर चंद्रमा का निर्माण और उसके बाद महासागरों का निर्माण। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81। 81 क्या है? कह रहे हैं कि जोवियन ग्रहों की गैसीय प्रकृति के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक जिम्मेदार हैं? 4 ऑप्शन है, सूर्य से दूरी, गुरुत्वाकर्षण, कम तीव्र सौर हवाएं। आपको बताना है सही उत्तर कौन सा है। केवल 1 और 2, दूसरे में है 2 और 3, तीसरा है 1 और 3 और लास्ट में है ऑल ऑफ द एबव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि सारे के सारे स्टेटमेंट सही हैं। जोवियन ग्रहों में जो गैसीय प्रकृति है उसके लिए सूर्य से दूरी जिम्मेदार है, गुरुत्वाकर्षण, और कम तीव्र सौर हवाएं भी जिम्मेदार हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 82। और ये क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि आपको सही कथन बताने हैं। कौन से हैं? पहला कथन है कि नाइट्रोजन जो है वो पृथ्वी की परपटी पे सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो ये मैंने अपने ज्योग्राफी जो एनसीईआरटी वाली है उसमें कवर कराया है, अगर आपने नहीं देखा तो उसको ज़रूर देखिए। दूसरा कह रहे हैं महाद्वीपीय परपटी महासागरीय परपटी से अधिक मोटी है। तो इसको भी मैंने चित्र बना के बताया हुआ है, इवन बना हुआ है एनसीईआरटी में खुद ही, बस मैंने समझाया हुआ है। आपको बताना है कौन से सही है, केवल 1, केवल 2, 1 और 2 या फिर नन ऑफ द एबव। तो अब देखिए इसका जो ऑप्शन बी है वो एकदम सही हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन ए गलत है। तो उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी। ठीक है, तो आप जानिए कि जो नाइट्रोजन है अगर वो पृथ्वी की परपटी में सबसे ज़्यादा मात्रा में नहीं पाया जाता तो कौन पाया जाता है? तो ऑक्सीजन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। उसके बाद आता है हमारा सिलिका, फिर आता है एल्यूमिनियम, उसके बाद आपको फिर लोहा मिल जाएगा, फेरस जिसको कहते हैं। उसके बाद फिर आपको कैल्शियम, ऐसे ऐसे और भी 2-4 चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो सबसे ज़्यादा जो है वो कौन है? तो वो ऑक्सीजन है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 83। और जो हमारा क्वेश्चन नंबर 83 है वो क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है। पहला कथन क्या है, और आपको ये भी देख लेना है कि सत्य कथन बताने हैं। ठीक है, तो हमारा पहला कथन क्या है? पहला कथन है कि जल स्तंभ केवल उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में बनते हैं। दूसरा क्या है? दूसरा आपसे कह रहे हैं कि जल स्तंभ वाटर स्पाउट तटीय जल में बनते हैं। तीसरा कह रहे हैं हमारा कि जल स्तंभ कपाशी यानी कि क्यूमुलस बादलों से जुड़े हुए हैं। आपको बताना है कौन से कथन सही है। केवल 1 2, केवल 1 3, केवल 2 3 और मतलब कि सभी के सभी सही हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? पहला वाला तो गलत है, ये वाला, बाकी जो अन्य 2 और 3 है ये सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 84। और ये क्या कह रहे हैं?
कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस जिले में महाराष्ट्र ने अपना पहला सौर गांव लॉन्च किया है। तो समझ ही रहे हैं कि ये करंट अफेयर का मामला है। 4 ऑप्शन है, सतारा, रत्नागिरी, अमरावती और नासिक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन ए, सतारा। चलिए आगे देखते हैं, खड़कवासला बांध किस नदी पर बनाया गया है। 4 ऑप्शन है, कृष्णा, मुथा, पेनगंगा, मापुसा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुथा जो रिवर है वहां पे बनाया गया है। आप मुझे कॉमेंट करके बताइएगा ये मुथा रिवर कहाँ पे है। चलिए देख लेते हैं, जो स्थानीय हवाएं हैं खूब पूछा जाता है हवाओं का, और वो जो मतलब कि चक्रवात वगैरह आते हैं वो पूछा जाता है, और जो कौन सी घास कहाँ मिलती है वो सारी चीज़ें खूब पूछी जाती हैं। चलिए देख लेते हैं, सूची ए और सूची बी स्थानीय हवाएं और देश। पहले में है हवाओं में चिल्ली, गिबली, लिविच और खमसिन। दूसरे में है लीबिया, ट्यूनीशिया, मिस्र और स्पेन। तो सबसे पहले मुझे खमसिन तो एकदम कंफर्म है कि ये मिस्र में बहती है। तो क्या इससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है? तो नहीं हो रहा है, 2 मतलब बच जा रहे हैं। तो डी का तो 3 हो जाएगा। तो कम से कम 2 ऑप्शन तो हमारे कट ही हो गए। आगे जो बचे हैं उसको देख लेते हैं। आगे आप देखिए, इसका आंसर तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। यानी कि जो चिल्ली हवाएं हैं वो कहाँ चलती हैं? तो भैया चिल्ली जो है वो ट्यूनेशिया में चलती हैं, ठीक है। गिबली कहाँ चलती है? लीबिया में चलती है। लिविच कहाँ चलती है? ये स्पेन में चलती है। तो 2, 1, 4, 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87। और हमारा जो क्वेश्चन नंबर 87 है, कह रहे हैं कि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात स्थल और समुद्र दोनों पर उत्पन्न होते हैं, ठीक है। और शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की जो दिशा है वो बता रहे हैं कि पश्चिम से पूर्व की ओर ये लोग गति करते हैं। तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। भैया दोनों ही सही है। मतलब ये लोग का मतलब है जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है वो स्थल और समुद्र दोनों पर ही आते हैं या उत्पन्न होते हैं, और ये इनकी जो दिशा है वो पश्चिम से पूर्व होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। आगे देखते हैं हम लोग, और ये क्वेश्चन भी खूब पूछा जाता है सहायक नदियाँ वाला। आपको बताना है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। गोदावरी का कह रहे हैं मंजीरा, ब्रह्मपुत्रा ये दरअसल ब्रह्मपुरा का कोपिली, महानदी का जोक, कृष्ण का इंद्रावती। मुझे सबसे ज़्यादा अच्छे से रट्टा जो मारा हुआ है वो है महानदी की जोक, यानी कि महानदी की सहायक नदी है जोक। ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया, पीसीएस ने भी पूछा है और भी अन्य एग्जाम्स में पूछा हुआ है, तो वहीं से ये एकदम रट्टा मारा गया है। तो इसमें आप देखिए कि जो हमारा मतलब कि ऑप्शन डी है ये गलत हो जाएगा। कृष्णा की सहायक नदी नहीं है इंद्रावती, बाकी गोदावरी की तो मंजीरा है ही, और जो भी दिए हुए हैं ये सारी चीज़ें सही है, ठीक है। चलिए देखेंगे हम लोग अपना अगला क्वेश्चन, और जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो आ गया है, अफ्रीका का जो हॉर्न है वो किससे बनता है। ये दरअसल अफ्रीका का हॉर्न मतलब अफ्रीका का शींग। तो ये मतलब 4 देश हैं जिनको हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोला जाता है, क्योंकि उनकी जो स्थिति है ना वो थोड़ा इस टाइप की दिखती है, इस वजह से। तो आप देखेंगे कि ये कहाँ है, तो ईस्ट साइड में ही अफ्रीका के पड़ जाता है। तो कौन कौन से हैं? पहला ऑप्शन है सोमालिया, इथियोपिया, जिबूती और इरिट्रिया। दूसरा कह रहे हैं मिस्र, सूडान। तो मिस्र तो बिल्कुल इसमें शामिल नहीं है। इथियोपिया, सूडान, युगांडा ये सब नहीं है। अल्जीरिया ये भी बिल्कुल नहीं है। तो आप देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सोमालिया, इथियोपिया, जिबूती एंड इरिट्रिया, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 90 क्या कह रहा है? आपको बताना है कौन सा युग्म सही है। 4 ऑप्शन है। कह रहे हैं बरकना फॉल्स मध्य प्रदेश, लोध फॉल्स छत्तीसगढ़। ये वाला 2022 में पूछा गया था क्वेश्चन, लोध वाला, ठीक है। आगे कह रहे हैं कि होंजेखल फॉल्स तमिलनाडु और चित्रकूट फॉल्स झारखंड। तो इसके पहले जो अभी यूपीपीसीएस का यूपीपी जो एग्ज़ाम हुआ था इस साल का नहीं, इसके पहले जो यूपीपी एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये चित्रकूट जो झरना है वो पूछा गया था। तो चलिए फिलहाल के लिए हम इसका अपना आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर क्या हो जाएगा? तो जो सी वाला दिया हुआ है होजेंखल फॉल्स ये तमिलनाडु में नहीं है, बाकी बरकना फॉल्स मध्य प्रदेश में है, लोध फॉल्स छत्तीसगढ़ में है, चित्रकूट फॉल्स आपको झारखंड में मिल जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं, और हाँ देख लेते हैं ये जो होजेंखल है ये कहाँ पे है। तो भैया इसे भारत का नियाग्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? होजेंखल को भारत का नियाग्रा कहते हैं, भारत का नियाग्रा कहा जाता है। अब ये भी जानिए ना कि मतलब ये है कहाँ पे। तो ये कावेरी रिवर पे है तमिलनाडु में। कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। और कौन सी रिवर पे है? तो कावेरी रिवर पे है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 91 क्या कह रहा है? कह रहे हैं निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है। क्षोभ मंडल की मोटाई विषुवत वृत्त पर अधिकतम होती है। दूसरा कह रहे हैं क्षोभ मंडल में वायुमंडल का 75% द्रव्यमान होता है। तीसरा कह रहे हैं लगभग सभी बादल क्षोभ मंडल में पाए जाते हैं। और आपके पास ऑप्शन क्या है?
2 3 केवल एक, 1 3 और डी में है कि सभी के सभी सही हैं। तो आप बताइए 91 का क्या हो जाएगा? तो भैया ऑल ऑफ द एबव, यानी कि जितने भी स्टेटमेंट दिए हुए हैं सही है। क्षोभ मंडल की मोटाई आपको सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेगी? तो विषुवत पर, और विषुवत क्या है? तो यही हमारी 0 डिग्री। और आगे कह रहे हैं कि क्षोभ मंडल में वायुमंडल का 75% द्रव्यमान होता है और लगभग सभी बादल क्षोभ मंडल में ही पाए जाते हैं। तो एकदम सही बात है, जो भी मौसम से संबंधित घटनाएं होती हैं वो हमारे क्षोभ मंडल में ही होती हैं। और क्षोभ मंडल में इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, इसी वजह से वायुयान वगैरह यहाँ पे नहीं उड़ाए जाते हैं। आगे देख लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 92। कह रहे हैं कि जो लाओ खोवा वन्य जीव अभ्यारण्य है ये किस राज्य में है? लाओ खोवा वन्य जीव अभ्यारण्य, 4 ऑप्शन है, अरुणाचल, असम, पश्चिम बंगाल और मेघालय। तो जो हमारा लाओ खोवा वन्य जीव अभ्यारण्य है ये आपको कहाँ मिलेगा? ऑप्शन बी, असम में मिल जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 93 में क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि हाल ही में भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट परियोजना कहाँ स्टार्ट की गई? 4 ऑप्शन है हमारा, उड़ीसा, झारखंड, कर्नाटक एंड छत्तीसगढ़। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, झारखंड में अभी भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की जो पहली पायलट परियोजना है वो लगाई जा रही है। कहाँ? झारखंड में। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। और ये क्या है? करंट अफेयर का मामला है। आगे देखिए, कह रहे हैं कि विट वाटर स्टैंड ये क्या है, किसके लिए प्रसिद्ध है? भैया ये कोई खान मतलब माइन है और आपको बताना है ये किसके लिए प्रसिद्ध है। आपके पास 4 ऑप्शन है, सोना, तांबा, हीरा और यूरेनियम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो मतलब क्या आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भैया गोल्ड। सोने के लिए ये फेमस है विट वाटर स्टैंड। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 95 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। जो हमारा 95 नंबर का क्वेश्चन है वो आपसे कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है। और पहला कथन क्या है कि ये इंडोनेशिया के जावा और सुमात्रा द्वीपों को अलग करता है। दूसरा कह रहे हैं ये जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है। और आपको बताना है कि कौन सी जलराशि की बात कर रहे हैं। तो सुगारू तो नहीं होना चाहिए क्योंकि ये जो जापान है वहाँ पे मिल जाएगी आपको। और बांस भी नहीं होना चाहिए, ये आपको यहाँ मतलब ऑस्ट्रेलिया की साइड कहीं मिलती है। सुंडा और मलक्का, इन्हीं दोनों में आप देखें कि कौन सा हो जाएगा। तो जो हमारा 95 का ऑप्शन है सी है, सुंडा जलडमरू मध्य, वही सही हो जाएगा। 95 का सी, सुंडा जलडमरू मध्य जो है ये इंडोनेशिया के जावा और सुमात्रा द्वीपों को अलग करता है और जावा सागर और हिंद महासागर को आपस में जोड़ता है। आगे देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। 2 सूचियां फिर से दी हुई हैं और आपको मैच करना है। एक साइड पठार दिया हुआ है और एक साइड कहाँ पे वो है भैया, इनको देखना है। चलिए देख लेते हैं। तो कोराट पठार है दरअसल वो, अनातोलिया पठार, शान पठार और बी पठार। तो ये जो अनातोलिया है ना, ये कई बार हमारे पीसीएस ने पूछा हुआ है। आगे थाईलैंड, तुर्की, म्यांमार और अंगोला दिया हुआ है। तो अनातोलिया का या जरूर ही होगा पता कि तुर्की में है हमारा अनातोलिया। तो बी का तो 2 हो जाएगा। तो देखिए बी का अगर 2 आपको पता है तो आगे देखने की ज़रूरत ही नहीं है। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इसका उत्तर तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। लेकिन फिर भी अब हम लोग देख रहे हैं तो हमें मैच कर लेना चाहिए। तो अनातोलिया तुर्की में है, ये हमने देख लिया। दूसरा जो हमारा कोराट पठार है ये कहाँ है? थाईलैंड में है। शान पठार कहाँ है? ये आपको म्यांमार में मिलेगा। और बी पठार कहाँ है? अंगोला में। ठीक है, सामने सामने सब मैच किए हुए हैं। आगे देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 97। क्या कह रहे हैं? हाल ही में खबरों में देखा गया जो खालूबार युद्ध स्मारक है ये कहाँ पे है? तो ये तो बहुत ज़्यादा चर्चा में था उस टाइम पे। तो चंडीगढ़, लद्दाख, पुदुचेरी और नई दिल्ली। तो देख के ही लग रहा है भैया ये नमों से भी अजीब सा है। तो होगा कहाँ? चंडीगढ़ में तो होगा नहीं, तो ये लद्दाख में ही है। कहाँ पे है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा लद्दाख। आगे देखते हैं 98 क्वेश्चन। तो ये भी जब मतलब कि ये जब खोजा गया था ना, बहुत ज़्यादा मतलब चर्चा में था। तो ज़रूर आपको पता होगा कि हाल ही में किस नदी में टैंटलम नामक एक दुर्लभ तत्व की खोज की गई है? यमुना, ब्रह्मपुत्र, सतलुज और नर्मदा। तो कहाँ खोजा गया था? तो ये जो है जो हमारी सतलुज रिवर है ना उसमें खोज हुई थी। किसकी? टैंटलम की। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99। आपको बताना है निम्नलिखित कथनों पे विचार करें। और क्या पूछ रहे हैं? उपरोक्त घटकों में कौन सा है जो भुगतान संतुलन का हिस्सा है? भैया किससे? ये इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहला क्या है? पहला है हमारा वस्तुओं और सेवाओं का आयात निर्यात। दूसरा है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और तीसरा है प्रेषण और लास्ट में है भारतीय बैंकों में जो एनआरआई के द्वारा जमा की गई राशियां हैं वो।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि सारी की सारी चीज़ें जो है वो भुगतान संतुलन के हिस्से के रूप में जानी जाती हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा। हाल ही में समाचारों में देखा गया जो भोजशाला मंदिर है, परिसर है, ये किस देवी देवता को समर्पित है? आपको यही बताना है कि भोजशाला मंदिर किन्हें समर्पित है। तो 4 ऑप्शन है, देवी सरस्वती, भगवान विष्णु, देवी पार्वती या भगवान शिव। वैसे देख के लग सकता है कि जो है मतलब भगवान शिव होंगे या विष्णु होंगे, तो लेकिन ऐसा नहीं है। अब एक बार ना थोड़ा सा डाउट आ जाता है, जब देवी या देवता दोनों लिखा रहे ना तो ज़्यादा संभावना रहती है कि किसी देवी का ही होगा। अब जैसे अगर कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें स्टेट और यूटीज लिखा है, तो ज़्यादा संभावना रहती है कि स्टेट का ना होकर के ये वो यूटी का होगा। तो उसी तरह से आप देखें, अगर देवी देवता दोनों लिखा है तो ज़्यादा संभावना किसी देवी को समर्पित ये मंदिर है। और ये देवी को समर्पित है भी, लेकिन देवी पार्वती को ना समर्पित होकर के देवी सरस्वती को समर्पित है। और देख लेते हैं कि जो इसका मतलब कि निर्माण है वो किसने करवाया था। तो ये जो देवी पर मतलब कि समाचारों में देखा गया भोजशाला मंदिर परिसर है, ये देवी सरस्वती को समर्पित है। और ये 11वीं शताब्दी में किसके द्वारा बनवाया गया था? तो राजा भोज के द्वारा बनवाया गया था, राजा भोज के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। तो ये रहे हमारे आज के 50 क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों को टेस्ट अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको इनका कोई पेड ग्रुप वगैरह लेना हो तो ऊपर जो है ये देखिए नंबर वगैरह दिए हुए हैं, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। फ़िलहाल के लिए हमारा काम प्रमोशन करना नहीं, हमारा काम है कि हम लोगों के काम की जो चीज़ें हैं हम उसे देखें, और अगर हमसे उससे कुछ लाभ होता है तो हम उसको लाभ लें और अपना एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छा करके आएँ। चलिए फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।